हम बात करते हैं जो लाइट रिएक्शन है, यानी कि जो ये प्रकाशिक अभिक्रिया है, इसको डिटेल के अंदर देखेंगे। लाइट रिएक्शन, या इसको हम प्रकाश रासायनिक क्रिया भी कहेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, या हम इसे हिल रिएक्शन भी कहेंगे। और जो जल का प्रकाशिक अपघटन है उसे हिल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो लाइट रिएक्शन को अब हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो लाइट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। एक तो प्रकाश का अवशोषण होता है, कि लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, प्रकाश का अवशोषण, सनलाइट को अवशोषित किया जाएगा। और जब प्रकाश का अवशोषण किया जाएगा तो इसके कारण जो क्लोरोफिल है, पर्णहरित, वो इस प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करके क्या हो जाएगा, अपनी उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा। और जब ये उत्तेजित अवस्था में आएगा तो इसके द्वारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है, जिसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि क्लोरोफिल जो है, जो अपनी सामान्य अवस्था में है, जब ये प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण करता है फोटॉन्स या क्वांटम के रूप में, तो ये क्लोरोफिल जो है वो क्या आ जाता है, अपनी उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। और जब ये उत्तेजित अवस्था में आता है तो इसके द्वारा अब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो जाता है। और साथ में क्या होता है, जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। और जब जल का प्रकाशिक अपघटन होता है तो इसके द्वारा जो है वो ऑक्सीजन का क्या होता है, निकास यानी कि निष्कासन होता है। और इसे हम क्या कह सकते हैं, हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। किसको, जल के प्रकाशिक अपघटन को। और जल के प्रकाशिक अपघटन के अंदर मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन जो है वो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस यहाँ पर इस इक्वेशन के रूप में मैंने जल का जो प्रकाशिक अपघटन है इसको प्रदर्शित किया है कि 2H2O, और जब इसका प्रकाशिक अपघटन होगा तो इसके परिणाम स्वरूप बनेंगे 4H पॉजिटिव, 4 इलेक्ट्रॉन और साथ में ऑक्सीजन का एक अणु। अब यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन निकल रही है, इस ऑक्सीजन के कुछ भाग का उपयोग तो ये पादप अपनी श्वसन क्रिया के अंदर कर लेगा, क्योंकि श्वसन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन निकल रही है, इसके कुछ भाग का तो उपयोग क्या कर लिया जाएगा, श्वसन की क्रिया में। और शेष जो ऑक्सीजन बचती है उसको क्या कर दिया जाएगा, वायुमंडल के अंदर मुक्त कर दिया जाएगा। और यही कारण है कि पादप जो है वो प्राणवायु के रूप में ऑक्सीजन का जो है वो उत्सर्जन करते हैं, जो हमें श्वसन के लिए उपलब्ध होती है। ऐसा नहीं है कि पादप के अंदर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जितनी ऑक्सीजन बनती है वो सारी की सारी उत्सर्जित कर दी जाती है। वो उस ऑक्सीजन के कुछ भाग का उपयोग अपनी श्वसन क्रिया के लिए कर लेता है, और शेष बची हुई जो ऑक्सीजन है इसे वायुमंडल के अंदर क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लाइट रिएक्शन के रूप में देखा कि एक तो क्या होता है, प्रकाश का अवशोषण और क्लोरोफिल उत्तेजित होता है, जिसके कारण क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित हो जाएगा। और साथ में क्या होता है, जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन गैस जो है वो निकलती है। यहाँ पर हमने शो किया है जल का प्रकाशिक अपघटन, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बने, 4H पॉजिटिव, 4 इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन का अणु। यहाँ पर ये 4H पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन है इनका उपयोग आगे चल करके NaDPH2 के निर्माण में कर लिया जाएगा। और साथ में ये इलेक्ट्रॉन जब विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से प्रवाहित होंगे तो इनके द्वारा जो है वो ATP का भी संश्लेषण किया जाएगा। अब देखते हैं इससे आगे। हाँ, तो देखो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन के बारे में, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक तो प्रकाश का अवशोषण किया जाता है, जिसके कारण क्लोरोफिल जो है वो अपनी उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित हो जाता है। और साथ में जो है वो क्या होता है, जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। और जल के प्रकाशिक अपघटन के द्वारा क्या बने थे, 4H पॉजिटिव और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन और साथ में एक अणु बना था ऑक्सीजन का। और इस ऑक्सीजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये ऑक्सीजन जो है इसका कुछ भाग तो जो है वो इस पादप के द्वारा अपनी श्वसन आदि की क्रिया में प्रयोग में ले लिया जाता है, और शेष बची हुई जो ऑक्सीजन है वो वायुमंडल के अंदर मुक्त हो जाती है। और जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन थे और 4H पॉजिटिव थे, इनके द्वारा जो है वो आगे चल करके उच्च ऊर्जा युक्त यौगिकों के रूप में NaDPH2 का और
एटीपी वगैरह का निर्माण किया जाता है, जिनमें से सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं NADPH2 के निर्माण के बारे में, यानी कि NADPH प्लस H पॉजिटिव के निर्माण के बारे में। तो अगर NADPH प्लस H पॉजिटिव के निर्माण की बात की जाए तो ये क्रिया जो है वो थाइलेकोइड की जो झिल्ली है, जैसे ये थाइलेकोइड है, ठीक है, और इसके अंदर इसका ल्यूमेन है, अंदर वाला अवकाश, और बाहर वाला जो भाग है वो कौन सा है? स्ट्रोमा है। बाहर तो क्या है इसके? स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का, और ये क्या है? थाइलेकोइड जो है उसकी मेम्ब्रेन है या झिल्ली है। तो ये NADPH प्लस H पॉजिटिव का जो निर्माण है वो इस थाइलेकोइड की जो ये वाली मेम्ब्रेन है इसके बाहर वाले हिस्से पर होता है। यहाँ पर बाहर वाला हिस्सा कौन सा? जो स्ट्रोमा की ओर है इसके ऊपर, ना कि अंदर वाले हिस्से पर, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि थाइलेकोइड झिल्ली की स्ट्रोमा सतह है। स्ट्रोमा सतह का मतलब स्ट्रोमा की ओर, स्ट्रोमा की ओर कौन सा भाग है? बाहर वाला, तो बाहरी सतह की ओर होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जल के दो अणु, हमने जब जल का प्रकाशिक अपघटन देखा था तो स्टार्टिंग में मैंने क्या लिए थे? 2H2O, ठीक, 2H2O का ही प्रकाशिक अपघटन करवाया था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बने थे? 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और साथ में क्या बना था? O2। तो जल के दो अणुओं के प्रकाशिक अपघटन से प्राप्त कितने H पॉजिटिव? 4H पॉजिटिव। 4H पॉजिटिव से 2 NADPH प्लस H पॉजिटिव का निर्माण होता है, और जो CO2 के एक अणु के अपचयन हेतु आवश्यक होते हैं, ठीक है। और इस क्रिया में 4 इलेक्ट्रॉन भी आवश्यक होते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो PS फर्स्ट से प्राप्त होते हैं। अब बात आती है कि PS फर्स्ट से कैसे प्राप्त हो गए? ये तो जल के प्रकाशिक अपघटन से निकल रहे हैं। तो जब मैं आपको लाइट रिएक्शन के रूप में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक यानी कि चक्रीय और अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया करवाऊंगा, वहां पर आपको ये पता चलेगा कि ये PS फर्स्ट से जो है वो ये 4 इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं, ठीक है, प्राप्त होते हैं। तो यहां से हमारे सामने एक चीज क्लियर होती है, वो देखो क्या, कि CO2 का जो एक अणु है, कितने अणु? CO2 के एक अणु को अपचयित करने के लिए जल के कितने, देखो दोबारा देखना, कि CO2 का जो एक अणु है इसको अपचयित करने के लिए कितने NADPH2 की जरूरत पड़ती है? 2 की। कितनों की जरूरत पड़ी? 2 की, ठीक है। और 2 NADPH2 का निर्माण करने के लिए कितने H पॉजिटिव चाहिए? 4। और 4 H पॉजिटिव प्राप्त करने के लिए कितने जल के अणुओं का प्रकाशिक अपघटन करवाना पड़ेगा? 2 का। कितनों का करवाना पड़ेगा? 2 का। तो देखो हमने ये देखा कि CO2 का जो एक अणु है, ठीक है, इसको अपचयित करने के लिए, ठीक है, अपचयित करने का मतलब इसको फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, कि CO2 का जो एक अणु है इसको अपचयित करने के लिए कितने NADPH2 की जरूरत पड़ेगी? 2 की। और 2 NADPH2 का निर्माण करने के लिए कितने H पॉजिटिव चाहिए? 4। और 4 H पॉजिटिव कितने जल के अणुओं से प्राप्त होंगे? 2। तो मैं संक्षेप में ये कह सकता हूं कि CO2 के एक अणु को अपचयित करने के लिए जल के कितने अणु चाहिए? 2। कितने चाहिए? 2। जबकि हम फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन लिखते हैं, समीकरण लिखते हैं, उसके अंदर हम ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करने के लिए CO2 कितने लेते हैं? 6। तो जब CO2 के एक अणु को अपचयित करना हो तो जल के अणु कितने चाहिए? 2, जो कि हमने यहाँ से देखा है। और चूंकि प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करने के लिए कितने CO2 को अपचयित करने की जरूरत पड़ती है? 6 को। तो इसका मतलब अब इसको 6 CO2 को अपचयित करने के लिए जल के कितने अणु चाहिए? तो कितने चाहिए? 12, क्योंकि इसका 6 गुणा हो जाएगा तो कितने हो गए? 12। तो इसलिए हम प्रकाश संश्लेषण के अंदर कितने जल के अणु लेते हैं? 12 जल के अणु लेते हैं। आगे बात करते हैं प्रकाश फॉस्फोरीकरण। प्रकाश फॉस्फोरीकरण का मतलब ATP का निर्माण होना।
कि उत्तेजित जो क्लोरोफिल है, हमने स्टार्टिंग में देखा कि जब सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है तो उसके कारण क्लोरोफिल क्या हो जाता है, उत्तेजित। तो उत्तेजित जो क्लोरोफिल है, इससे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे चल करके विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन ग्राही है उनसे होकर के गुजरता है, और ये क्रिया हम देखेंगे चक्रीय और अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया में। तो जब उत्तेजित क्लोरोफिल है, इससे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरता है, और जिससे मुक्त ऊर्जा द्वारा क्या होता है, एटीपी का संश्लेषण होता है। एटीपी का संश्लेषण कैसे होता है, एडीपी जो है वो उसके साथ एक फॉस्फेट को जोड़ा जाता है कि एडीपी जो है इसके साथ फॉस्फेट को जोड़ा जाएगा तो किसका निर्माण होगा, एटीपी का। तो एटीपी का जो निर्माण की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या है, एडीपी के साथ फॉस्फेट को जोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्रिया कौन सी है, फॉस्फोलीकरण की। तो इसलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया, फॉस्फोलीकरण। और ये क्रिया किसके माध्यम से संपन्न करवाई जा रही है, प्रकाशीय ऊर्जा की सहायता से। तो इसलिए अब यहाँ पर हम प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो एटीपी का निर्माण होगा तो उसको हम क्या कह देंगे, प्रकाश फॉस्फोलीकरण नाम दे देंगे। तो ये थी हमारी लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर हमने देखा कि एक तो क्या होता है कि सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा आती है और उसकी सहायता से क्लोरोफिल का जो अणु है वो अपनी उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, उत्सर्जन। और वही इलेक्ट्रॉन जो है वो विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होकर के गुजरता है, और जिसके कारण जो है वो एटीपी का संश्लेषण होता है। एक क्रिया तो ये होगी। दूसरा क्या होता है, जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन जो है वो मुक्त होती है, और साथ में क्या बनते हैं, 4H पॉजिटिव और 4 इलेक्ट्रॉन, और जिनके द्वारा आगे चल करके क्या किया जाता है, NADPH प्लस H पॉजिटिव का निर्माण किया जाता है। और फिर ये NADPH प्लस H पॉजिटिव जो है वो आगे अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंतर्गत CO2 को अपचयित करने का कार्य करेगा। अब यहाँ पर कुछ और टर्म्स यूज की जाती हैं, इनके बारे में देखते हैं, जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिनमें से एक तो है रेड ड्रॉप इफेक्ट। ठीक है, रेड ड्रॉप क्या होता है। दूसरा है इमर्सन इफेक्ट, ठीक है, या फिर टू पिगमेंट सिस्टम या टू फोटो सिस्टम भी कह सकते हैं। तो अब देखते हैं रेड ड्रॉप और इमर्सन प्रभाव जो है वो ये क्या है, इनके बारे में। तो अगर हम रेड ड्रॉप और इमर्सन प्रभाव की बात करें तो हम देखते हैं कि 1957 के अंदर, 1957 के अंदर इमर्सन और उनके जो सहयोगी वैज्ञानिक थे, ठीक है, हम देखते हैं कि 1957 के अंदर इमर्सन और उनके जो सहयोगी वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्य यानी कि अलग अलग, इन्होंने क्या किया, प्लांट को लिया और उसको क्या किया, अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश जो है वो उपलब्ध करवाया, और उस प्रकाश के अंदर उनमें होने वाली प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसका अध्ययन किया। तो देखो इन्होंने क्या किया, प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ का प्रकाश उपलब्ध करवाया। वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और फोटोसिंथेसिस की दर का मापन किया। तो देखो इमर्सन और उनके सहयोगियों ने 1957 के अंदर क्या किया कि प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा में फोटोसिंथेसिस की दर का मापन किया, और जब इन्होंने अलग अलग तरंग दैर्ध्य उपलब्ध करवा करके पौधे को प्रकाश संश्लेषण की दर का मापन किया, तो इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले, कुछ प्रेक्षण प्राप्त किए। वो क्या थे, इन्होंने क्या देखा कि अगर पौधे को केवल और केवल 680 nm जो है तरंग दैर्ध्य, इससे अधिक का अगर प्रकाश उपलब्ध करवाया जाए, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक पौधा लिया और उसको केवल और केवल 680 nm से अधिक तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा का एक वर्णी प्रकाश उपलब्ध करवाया, यानी कि रेड कलर का जो प्रकाश है वो उपलब्ध करवाया। 680 nm से अधिक तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश है वो क्या होगा, रेड कलर का। तो रेड कलर का प्रकाश जो है वो इन्होंने उपलब्ध करवाया। तो इन्होंने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की जो दर थी इसके अंदर अचानक क्या आ गई, कमी आ गई। तो इन्होंने देखा ये कमी किसके कारण आई, जब इसको 680 nm से अधिक
तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उपलब्ध करवाया। और 680 nm से अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश कौन से रंग का है? रेड कलर का है। तो इसका मतलब इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला? इन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि जब एक पौधे को लाल रंग का प्रकाश उपलब्ध करवाया जाता है, केवल लाल रंग का, तो इसके कारण प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो क्या हो जाती है? ड्रॉप हो जाती है, कम हो जाती है। किसके कारण? लाल रंग के प्रकाश को उपलब्ध करवाने के कारण। तो इसलिए इन्होंने इस घटना को क्या नाम दे दिया? रेड ड्रॉप। रेड का मतलब कि अगर आप 680 nm से अधिक तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश यानी कि लाल रंग का जो प्रकाश है वो उपलब्ध करवाओगे केवल, तो इसके कारण जो है वो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो क्या हो जाएगी? ड्रॉप कर जाएगी, यानी कि उसके अंदर क्या आ जाएगी? कमी। और इसी घटना को क्या नाम दिया जाता है? रेड ड्रॉप नाम दिया जाता है। और अगर बात आती है कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो हम इसका आंसर देंगे कि इस दौरान जो है वो केवल और केवल चक्रीय जो अभिक्रिया है वो संपन्न होगी। और ये चक्रीय अभिक्रिया हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं इमर्शन प्रभाव के बारे में कि ये इमर्शन इफेक्ट क्या है। तो पहले तो इन्होंने क्या किया? केवल 680 nm जो है इससे अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश यानी कि लाल रंग का प्रकाश उपलब्ध करवाया, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की दर के अंदर क्या आ गई? कमी। और इस घटना को इन्होंने क्या नाम दे दिया? रेड ड्रॉप नाम दे दिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि दूसरी बार इन्होंने क्या किया, जो 680 nm है इससे अधिक और कम, कि इन्होंने क्या किया? 680 nm जो है इससे अधिक तरंग दैर्ध्य का भी प्रकाश उपलब्ध करवाया और साथ में जो है वो इससे कम तरंग दैर्ध्य का भी प्रकाश उपलब्ध करवाया, यानी कि दोनों का मिश्रण उपलब्ध करवा दिया। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या किया? 680 nm से अधिक और कम तरंग दैर्ध्य का मिश्रित प्रकाश जो है इसका उपयोग किया। तो इन्होंने देखा कि जब एक पादप को 680 nm से अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश भी उपलब्ध करवाया जाता है और साथ में कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश भी उपलब्ध करवाया जाता है, तो इसके कारण फोटोसिंथेसिस की जो दर थी वो दोनों तरंग दैर्ध्यों से प्राप्त अलग अलग दरों के योग से भी अधिक थी। कि आप क्या करो, पहली बार तो 680 nm से अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उपलब्ध करवाओ और फोटोसिंथेसिस की दर को कैलकुलेट कर लो। दूसरी बार क्या करो, 680 nm से कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उपलब्ध करवाओ और फोटोसिंथेसिस की जो दर है उसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, दोनों कैलकुलेट हो गए। तीसरी बार क्या करो, दोनों को एक साथ उपलब्ध करवा दो, यानी कि 680 nm से अधिक वाला भी उपलब्ध करवा दो और 680 nm से कम तरंग दैर्ध्य वाला भी उपलब्ध करवा लो। तो जब तीसरी बार इन्होंने दोनों को प्रकाश को एक साथ उपलब्ध करवाया तो इन्होंने देखा कि जो अलग अलग उपलब्ध करवा करके प्रकाश को उपलब्ध करवा करके जो प्रकाश संश्लेषण की दर निकाली गई थी उन दोनों के योग से भी अधिक प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो इस बार प्राप्त हुई। कब? जब दोनों प्रकाश जो है वो एक साथ उपलब्ध करवाए गए। और इस घटना को क्या नाम दिया? इमर्शन वर्गीकरण प्रभाव नाम दिया। इमर्शन तो साइंटिस्ट का नाम है तो इसलिए इमर्शन दे दिया। वर्गीकरण नाम क्यों दिया? क्योंकि इसके कारण क्या हुआ कि अलग अलग दरों के योग से भी अधिक प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो प्राप्त हो गई। कब? जब दोनों प्रकार का प्रकाश एक साथ उपलब्ध करवाया गया। तो इसलिए इसे नाम क्या दिया जाता है? इमर्शन वर्गीकरण प्रभाव या इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए रेड ड्रॉप, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जब पादप को 680 nm से अधिक तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश यानी कि लाल रंग का प्रकाश उपलब्ध करवाया जाता है तो इसके कारण प्रकाश संश्लेषण की दर के अंदर अचानक कमी आ जाती है और इसे क्या कहा जाएगा? रेड ड्रॉप इफेक्ट कहा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट या इमर्शन वर्गीकरण प्रभाव या डायरेक्ट इमर्शन प्रभाव, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जब किसी पादप को 680 nm से अधिक और 680 nm से कम तरंग दैर्ध्य का मिश्रित प्रकाश उपलब्ध करवाया जाता है तो इसके कारण प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो अलग अलग दरों के योग से भी अधिक होती है और इसे ही हम क्या कहते हैं? इमर्शन वर्गीकरण प्रभाव
कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसके आधार पर इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, निष्कर्ष क्या निकाला। तो इन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए कम से कम 2 वर्णक समूह मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इनको ये अंदाज़ा कैसे लगा कि इन्होंने देखा कि जब 680 nm से अधिक करवाते हैं तो इन्होंने सोचा कि एक वर्णक्रम जो है वो काम कर रहा है, 680 nm से कम वाला उपलब्ध करवा रहे हैं तो दूसरा वर्णक्रम कार्य कर रहा है, और जब दोनों को साथ करवा रहे हैं तो उस स्थिति के अंदर दोनों जो वर्णक्रम है वो काम कर रहे हैं, जिसके कारण उन दोनों के कार्य करने के कारण प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो क्या हो गई है, अधिक हो गई है। तो इस आधार पर इन्होंने ये कंक्लूजन निकाल लिया इमर्शन वर्गीकरण प्रभाव के आधार पर कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए कम से कम कितने वर्णक समूह मौजूद हैं, 2 वर्णक समूह मौजूद है, यानी कि 2 फोटो सिस्टम जो हैं वो पाए जाते हैं। कैसे कि एक फोटो सिस्टम तो वो है जो क्या करता है, उच्च तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अवशोषण करता है। यहाँ पर उच्च तरंग दैर्ध्य से तात्पर्य है 680 nm से अधिक तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश है उसको अवशोषित करने का कार्य करता है, और इसको नाम दिया गया है फोटो सिस्टम फर्स्ट या P700, क्योंकि 680 nm से अधिक का अवशोषण कर रहा है। दूसरा ऐसा वर्णक समूह या फोटो सिस्टम है जो निम्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अवशोषण कर रहा है। यहाँ पर निम्न तरंग दैर्ध्य से तात्पर्य है 680 nm से कम जो तरंग दैर्ध्य है उसका अवशोषण कर रहा है, और इसे नाम दिया जाता है PS सेकंड या P680। यानी कि जो इमर्शन वर्गीकरण प्रभाव की जो घटना है उससे कंक्लूजन निकल करके सामने आया कि प्लांट के अंदर कम से कम 2 फोटो सिस्टम जो है वो मौजूद होंगे, जिन्हें क्रमशः फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड कहा जाता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट वो है जो 680 nm से अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अवशोषण करता है, जिसे हम P700 भी कहते हैं, और फोटो सिस्टम सेकंड वो है जो 680 nm से कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अवशोषण करता है, जिसे हम P680 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।